यार कालू, अब इस जंगल के पक्षियों को नकली खाना खिला खिला कर हमने बहुत बेवकूफ बना दिया है। इससे पहले कि हमारी पोल खुले, हमें दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। हम कल सुबह सुबह ही जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाकर वहां अपना ढाबा खोलेंगे और वहां के पक्षियों से खूब मुनाफा कमाएंगे। चांदपुर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को खाना खिला रही थी। अरे वाह टुनटुनी, आज का खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इतने में वहाँ बनारसी तोता भी आ जाता है। अरे ओ बनारसी तोता जी, आओ यह खाना खा करके तो देखो। बनारसी तोता उस खाने को चखता है। अरे भैया, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है भौजी ने। मेरे विचार से तो आपको अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। धन्यवाद तोता महाराज, लेकिन ढाबा खोलने के लिए ढेर सारे पैसों की आवश्यकता होती है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हम ढाबा कैसे खोलें? बंटी जी, हमारे घोंसले के पीछे बहुत बड़ा बांस का जंगल है। यदि हम बांस की लकड़ियों से ढाबा बनाएं और अपना व्यापार शुरू करें तो कैसा रहेगा? यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन अगले ही दिन उन्हें अपने घोंसले के पीछे कालू कौआ और बागी बगुले का ढाबा दिखाई देता है। वे वहां रुक जाते हैं। यह ढाबा तो पहले इस जंगल में नहीं था। यह कब खुला? आज सुबह ही इस ढाबे का शुभारंभ हुआ है। आइए आइए, फ्री में खाइए, पैसे बाद में दे जाइएगा। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहां से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बांस के जंगल पर रुककर हम तो अपना ढाबा खोलने जा रहे थे, लेकिन दूसरे जंगल से आए पक्षियों ने पहले ही अपना ढाबा खोल लिया है। अब हम क्या करें? दूसरे पक्षियों के ढाबा खोलने से क्या होता है? हम अपना बांस का ढाबा जरूर खोलेंगे। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दिन रात मेहनत करके बांस के पेड़ों से बांस का ढाबा तैयार कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बनाए स्वादिष्ट खाने को चखने जंगल के सभी पक्षी आते हैं। वाओ, सच अ डिलीशियस फूड। ऐसा खाना तो मैंने शहरी जंगल में भी नहीं खाया है, और यहाँ पर खाना भी बहुत सस्ता मिल रहा है। बहुत जल्द ही टुनटुनी चिड़िया का ढाबा प्रसिद्ध हो जाता है। कालू भाई, इस कबूतर और चिड़िया ने हमारा धंधा इस जंगल में फैलने से पहले ही समेट दिया है। चिंता मत करो, आज रात में ही हम इनका धंधा समेट देंगे। उस रात कालू कौआ और बागी बगुला टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर के ढाबे में चुपचाप आग लगाकर भाग जाते हैं। हम तो बर्बाद हो गए। इतनी मुश्किल से हमने ढाबा बनाया था, पता नहीं इसमें आग कैसे लग गई। हमारा सारा सामान भी जल गया है। कोई बात नहीं, हम फिर से ढाबा तैयार कर लेंगे। यदि हम खूब मेहनत करें तो हम नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर फिर से मेहनत करके एक दूसरा बांस का ढाबा तैयार कर लेते हैं। इन पक्षियों ने तो फिर से अपना ढाबा तैयार कर लिया है कालू भाई। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, इनके बांस के ढाबे में अब कोई नहीं आने वाला है। वैसे भी हमारा ढाबा पक्की ईंटों से बना हुआ है। अचानक जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और मूसलाधार बारिश होने से वहां पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में कालू कौवे का ढाबा डूब जाता है, लेकिन दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया का ढाबा बाढ़ में भी पानी में तैरता रहता है। उस तैरते हुए बांस के ढाबे पर सारे पक्षी आकर बारिश के मौसम में भी स्वादिष्ट खाने का स्वाद लेते हैं।
इस प्रकार मेहनती टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की अंत में जीत होती है और कालू कौवे और बगुले की हार होती है। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा, बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने अपने घोंसले में रहते थे। एक दिन तेज आंधी तूफान आने के कारण से तीनों के घोंसले हवा में उड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने एक घोंसला बनाया था, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आंधी में मेरा घोंसला उड़ गया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब मैं वैसा घोंसला नहीं बना पाऊंगा। घोंसला उड़ गया तो उड़ गया, अच्छा हुआ। अब मैं आराम से अपना घोंसला बनाते रहूंगा। आप दोनों तो फिर भी घोंसला बनाने में सक्षम हो। मेरे पास तो अगला घोंसला बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरे पास तो वैसे भी 2 समय के लिए खाने की व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन बदलते मौसम के कारण तीनों पक्षियों के लिए घोंसला बनाना मजबूरी बन चुका था। कालू कौवा अपनी मौसी सुंदरी कौवे के घोंसले जाता है। कहो कालू बचवा, यहाँ कैसे आना हुआ? वो मौसी, आंधी के कारण से मेरा घोंसला तूफान में उड़ गया है। कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपना घोंसला फिर से बना लेता। ओहो, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह लो और अपने लिए नया घोंसला बना लेना। कालू कौवा अपनी मौसी सुंदरी कौवे से पैसे लेकर वापस आ रहा होता है। तब उसे वहां समोसे की दुकान दिखाई देती है। कालू कौवा वहां रुक जाता है और मौसी के दिए हुए पैसों में से आधे पैसों से समोसे खा लेता है। वाह, ये समोसे तो बड़े ही लाजवाब हैं। समोसे खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या हुआ, मेरे पास अब आधे पैसे बचे हैं, उससे भी मैं घोंसला बना लूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है। अंत में कालू कौवा बचे कुचे पैसों से घास फूस का ही घोंसला बना पाता है। उधर बंटी कबूतर अपने चाचा बनारसी तोते के पास जाता है। चाचा जी, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे बचवा, का मुसीबत आ गई है? तेज आंधी तूफान में मेरा घोंसला तहस नहस हो गया है। अरे तो हम क्या करें? पढ़ाई लिखाई तो तुमने की नहीं, नौकरी भी नहीं कर रहे हो, पैसा वैसा तो आता नहीं होगा। अब हम क्या करें? चाचा जी, एक बार, बस आखिरी बार पैसा दे दीजिए ना। इस बार मैं खूब मेहनत करके आपके पैसे लौटा दूंगा और नौकरी भी कर लूंगा। तोता बंटी कबूतर को कुछ पैसे दे देता है और बंटी वह पैसे लेकर वापस आता है। लेकिन रास्ते में उसे मोबाइल की दुकान दिखाई देती है। वह वहां रुक जाता है। अरे वाह, कितने लेटेस्ट मोबाइल है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, कुछ पैसों से नया मोबाइल ले लेता हूँ और बाकी पैसों से अपने लिए घोंसला बना लूंगा। वैसे भी अब आंधी तूफान तो आने वाला है नहीं, मौसम रोज रोज बदलता नहीं। बंटी कबूतर मोबाइल खरीद लेता है और अब उसके पास कुछ ही पैसे बचते हैं। वह उन पैसों से पत्तियों वाला घोंसला ही बना पाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया दूसरे पक्षियों के खेत में दिन रात मेहनत करके खूब सारे पैसे कमाती है। इस बार इन पैसों से मैं ऐसा घोंसला बनाऊंगी जो आंधी तूफान में भी कभी नहीं उड़ पाएगा। टुनटुनी चिड़िया दिन रात मेहनत करके अपने लिए बांस का घर बनाती है और उस बांस के घर को पेड़ पर कील से ठोक ठोक कर मजबूत बना देती है। कालू कौवा और बंटी कबूतर उसे दूर से देखकर हंसते हैं। यह चिड़िया भी बड़ी बेवकूफ निकली। जरा से आंधी तूफान आने पर इतनी मेहनत करके घोंसला बना रही हैं। यह नहीं कि बसंत का मौसम आ गया है, मौसम के मजे लें। अरे कालू भाई, उस चिड़िया को छोड़ो। यह देखो मोबाइल में कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर आ रही है। चलो नई नई पिक्चर देखते हैं। कुछ देर में टुनटुनी चिड़िया का बांस का घर तैयार हो जाता है। अचानक जंगल में भागड़ बिल्ला आ जाता है और वह तुरंत पेड़ पर चढ़कर बंटी कबूतर और कालू कौवे के घोंसले को तहस नहस कर देता है और दोनों पर झपट्टा मारकर हमला करता है। हमले से बाल बाल बचकर बंटी कबूतर और कालू कौवा भागने की कोशिश करते हैं,
जल्दी जल्दी आप दोनों मेरे पास के घर में आ जाओ। बंटी कबूतर और कालू कौवा जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के बांस के घर पर आकर छुप जाते हैं। बागड़ बिल्ला बांस के घर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार मानकर वहां से चला जाता है। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया के बांस के घर ने उन तीनों पक्षियों की बागड़ बिल्ले से जान बचाई और उन्होंने यह शिक्षा ली कि मुसीबत कभी भी आ सकती है, हमेशा मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए। नंदनवन के घने जंगल में एक अनाथ चिड़िया जिसका नाम रानी चिड़िया था, अकेली अपने घोंसले में रहती थी। वह एक गरीब चिड़िया थी और गरीब होने के कारण उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। क्या आप लोग मुझे अपने साथ खिलाओगे? तुम्हारे साथ कौन खेलेगा? ना तुम्हारे मम्मी का पता है, ना तुम्हारे पापा का पता है, और तुम्हारे पंख भी कितने बदसूरत हैं। अरे ओ बदसूरत चिड़िया, यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना तुम्हारे कारण हम भी गंदे हो जाएंगे। बेचारी रानी चिड़िया वहां से चली जाती है। रानी चिड़िया बहुत दुखी मन से जंगल के किसी अनजान कोने में चली जाती है। वहां रानी चिड़िया को एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ दिखाई देता है। वाह, यह पेड़ तो कितना सुंदर है और इस पर तो चमचमाते नेल पॉलिश के फल लगे हैं। ओ सुंदर चिड़िया, जरा मेरे पास आओ। रानी चिड़िया रोने लगती है। एक तो वैसे ही मैं दूसरे पक्षियों द्वारा अपमानित हूँ, वह मुझे बदसूरत चिड़िया कहकर चिढ़ाते हैं, और यहाँ पर आप भी मुझे सुंदर चिड़िया कहकर मेरी बदसूरती का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा मत सोचो। तुम सचमुच एक सुंदर चिड़िया हो। मेरे नेल पॉलिश को अपने पंखों में लगाकर देखो क्या होता है। रानी चिड़िया नेल पॉलिश को अपने पंखों में लगाती है और वह एक बहुत ही सुंदर चिड़िया बन जाती है। वाह, धन्यवाद पेड़ जी। अब मुझे कोई भी बदसूरत चिड़िया नहीं कहेगा और अब जंगल के दूसरे पक्षी भी मुझसे दोस्ती करेंगे। यह जादुई नेल पॉलिश केवल उन्हीं पर काम कर सकती है जिनका मन साफ सुथरा होता है। जिनके मन में घमंड और द्वेष की भावना होती है, उसको यह नेल पॉलिश बदसूरत बना देती है। क्योंकि तुम एक बहुत ही नेक दिल चिड़िया हो, इसलिए प्यारी रानी, तुम कभी भी मुझसे एक और जादुई इच्छा पूरी करने के लिए कह सकती हो। धन्यवाद पेड़ जी, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। मुझे नहीं लगता अब मुझे कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहकर रानी चिड़िया वहां से चली जाती है। वापस आने पर जंगल के सारे पक्षी रानी चिड़िया की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या तुम वही बदसूरत रानी चिड़िया हो? लेकिन तुम इतनी सुंदर कैसे दिख रही हो? कैसे? अरे वाह, तुम तो जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया बन गई हो। ऐसा कैसे हुआ? रानी चिड़िया उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के बारे में सबको बताती है। सारे पक्षी और रानी चिड़िया जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास जाते हैं और नेल पॉलिश अपने अपने पंखों पर लगाते हैं। लेकिन पिंकी चिड़िया और सुंदरी कौवी और बदसूरत पक्षी बन जाते हैं। दोनों अपने घोंसले आकर अपने अपने पापा बंटी कबूतर और कालू कौवे को सारी बात बताते हैं। उस पेड़ की यह हिम्मत मेरी चांद सी खूबसूरत बेटी पिंकी को बदसूरत बना दिया। मैं उस शैतान पेड़ को अब नहीं छोड़ूंगा, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। हाँ चलो कालू भैया, कल हम उस पेड़ को काट देंगे जिससे कि जंगल के दूसरे पक्षी को वह नुकसान ना पहुंचा पाए। अगले दिन बंटी कबूतर और कालू कौवा जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को काटने पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे रानी चिड़िया भी आती है। बंटी अंकल, कालू अंकल, इस पेड़ को मत काटिए। असल में जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उन्हीं को खूबसूरत बना सकता है जिसके मन में द्वेष की भावना ना हो।
अरे ओ रानी, पीछे हट जाओ। आज इस पेड़ को हमसे कोई नहीं बचा सकता। रानी चिड़िया को याद आता है कि वह जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से एक जादुई इच्छा पूरी करवा सकती है। हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, मेरी आखिरी इच्छा है कि आप यहाँ से गायब होकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं और पिंकी और सुंदरी को वापस से सुंदर बना दें। रानी चिड़िया के कहने पर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ पिंकी चिड़िया और सुंदरी कौवी को पहले जैसा ही खूबसूरत बना देता है और वहां से गायब हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन में किसी के प्रति बुरी भावना, राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।